किसानों की ऋण मुक्ति की जाए, वो मेन मांग है। हमारे किसानों के ऊपर मुकदमे लगे हैं, वो वापस लेने की मांग है। 80 संगठन हमारे नॉन पॉलिटिकल हैं, जिनका किसी भी राजनीतिक दल से दूर दूर का कोई संबंध नहीं है। व्यापारी दोस्त हैं सरकार के, वे सस्ते में फसलों को खरीदते हैं, महंगे में उसको प्रोसेसिंग करके बेचते हैं, और इसीलिए भारत सरकार उस पर कानून नहीं बनाना चाहती। नमस्कार, देश के पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज जब बात देश की, राष्ट्रवाद की, तो बात करेंगे किसान के नाम पर हो रहे एक और आंदोलन। क्या किसानों के नाम पर एक बार फिर आंदोलन जीवी सियासत करने लगे? किसान आंदोलन के बहाने 2024 की तैयारी शुरू हो गई है। दरअसल एक बार फिर दिल्ली में किसानों का जमावड़ा लग रहा है। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में किसान मौजूद हैं। एक दिन की महापंचायत का आयोजन किया गया। देश के कई शहरों से किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। हालांकि गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर मुस्तैद पुलिस ने कई किसानों को दिल्ली आने से रोक दिया, लेकिन फिर भी बड़ी तादाद में किसान संगठन जंतर मंतर पर जमा हुए। दिल्ली में जमा हुए इन किसानों की मांग पहले आपको बताते हैं। इन किसानों की मांग है कि लखीमपुर खीरी कांड में इंसाफ हो और मंत्री अजय मिश्र टेनी का इस्तीफा। किसानों की मांग है कि पिछले आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस हों, साथ ही जेल में बंद किसानों की रिहाई, एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए, देश के सभी किसान कर्ज मुक्त हों, गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए, गन्ने की बकाया राशि का तुरंत भुगतान हो, अग्निपथ योजना वापस ली जाए। अग्निपथ योजना वापस ली जाए, वो भी इनकी डिमांड शामिल है इसमें। क्या इन मांगों के बहाने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी फिर से शुरू हो गई? पिछली बार 14 महीने तक चले आंदोलन के बाद मोदी सरकार ने तीनों कानून वापस लिए, तब जाकर किसानों का आंदोलन खत्म हुआ। क्या आंदोलन जीवी एक बार फिर 2024 से पहले वैसा ही आंदोलन खड़ा कर मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाना चाहते हैं? लेकिन एक बात और गौर करने वाली है कि प्रदर्शन कर रहे किसानों में सभी संगठन मौजूद नहीं। प्रदर्शन कर रहे इन किसान संगठनों का कहना है कि पिछली बार राजनीतिक लाभ के लिए कुछ नेताओं ने किसानों का इस्तेमाल किया, लेकिन अब किसान संगठन इन्हें अलग कर रहे हैं। क्या खुद को किसानों का मसीहा बताकर राजनीतिक एजेंडा सेट करने वाले आंदोलन जीवी बट गए? किसान नेता शिव कुमार कक्का का बयान सुन लीजिए पहले, फिर आगे की बात बताता हूं। राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लोगों ने आंदोलन को जल्दी समाप्त करवाकर चले गए, जिसके कारण एमएसपी गारंटी की कानून की मांग लंबित है, मुकदमे वापस लंबित है, केस को बिजली का बिल का मामला अभी वापस नहीं हो पाया है। ढेर सारी मांग है जिस पर सरकार ने 5 बिंदुओं पर हमसे हस्ताक्षर किए थे। सरकार के सचिव ने, अग्रवाल साहब ने, उस पर किसी भी काम अमल नहीं हुआ। तो हमको ये लगा कि ये जो पॉलिटिकल लोग हैं, ये अपनी अपनी पार्टियों की जनाधार तलाशते हैं किसानों के गर्म तवे पर। ये इनके किसान से कोई लेना देना नहीं है और हमको इनसे अलग होना पड़ेगा, हमको अलग करना पड़ेगा। तो आज आप लोगों जो कॉल लिए हैं उसमें राजनीतिक संगठन है जिनका कोई पॉलिटिकल अलाइनमेंट नहीं है। 80 संगठन हमारे नॉन पॉलिटिकल हैं, जिनका किसी भी राजनीतिक दल से दूर दूर का कोई संबंध नहीं है। अगर कोई हमारे इनमें भी संबंध रखेगा तो उसका निष्कासन कर दिया जाए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार ने आंदोलन खत्म करते वक्त जो वादे किए वो पूरे नहीं। आज इस मुद्दे पर बहस करूं उससे पहले यह जानना जरूरी है कि सरकार ने किया। किसानों की मांग थी कि किसानों के खिलाफ दर्ज केस वापस हो। दिसंबर 2021 में नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था राज्यों का विषय है, राज्य सरकार फैसला ले। मार्च 2022 में आम आदमी पार्टी सरकार ने दर्ज मामले वापस लेने की मंजूरी दी। किसानों की मांग थी मारे गए आंदोलनकारी किसानों के परिवारों को मुआवजा मिले। क्या हुआ इस पर? मार्च 2021 में पंजाब सरकार ने 400 परिवारों को 5 लाख तक का मुआवजा दिया। इसके अलावा किसानों की मांग थी कि पराली जलाने पर अपराध न हो। केंद्र सरकार ने इसे अपराधीकरण से मुक्त कर दिया। किसानों की मांग थी कि एमएसपी पर चर्चा करने के लिए एक समिति का गठन हो। सरकार ने जुलाई 2022 में पूर्व कृषि सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया। 26 लोगों की कमेटी बनाई। इसमें संयुक्त किसान मोर्चा के 3 लोगों को शामिल किया करने की बात रखी गई। किसानों की मांग थी कि एमएसपी पर जो नीति है वो जारी रहे। सरकार ने जारी एमएसपी पर 69.24 लाख टन गेहूं 14,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया। ये सारी चीजें हुई।
लेकिन उसके बावजूद आज आंदोलन शुरू हो गया। और वो आंदोलन किस दिन शुरू हुआ? उस 22 तारीख को शुरू हुआ जिस दिन जो कमेटी सरकार ने बनाई है एमएसपी को लेकर, उसे चर्चा करनी थी, पहली चर्चा करनी थी। उस चर्चा में किसानों के नेता न जाकर यहां प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में आज के सवाल हैं कि फिर घमासान सड़क पर आंदोलन जीवी है या किसान है? किसानों का आंदोलन या सियासत पार्ट 2 है ये? 2024 की तैयारी में जुटे आंदोलन जीवी, मोदी इस बार किसानों की मांग का क्या करेंगे? इस पर चर्चा करने के लिए अनिल घनवत, अध्यक्ष हैं भारत स्वतंत्र पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा जगत चौधरी, किसान नेता, हमारे साथ हैं। दुष्यंत नागर, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और पुष्पेंद्र चौधरी, अध्यक्ष हैं किसान शक्ति संघ के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और हमारे सहयोगी जंतर मंतर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी अपडेट लेंगे। कुंदन सिंह हमारे साथ हैं। कुंदन, पहले जरा अपडेट बताइए, वहां जंतर मंतर पर जो ये प्रदर्शन चला, क्या वो खत्म हो गया है? क्या तस्वीर एक बार दिखाइए, फिर मैं डिबेट शुरू करूं। शान, बिल्कुल 4 बजे तक की परमिशन थी और एक बार मैं अपने कैमरे सहयोगी से कहूंगा पैन करके दिखाएं, आपको एक भी किसान नजर नहीं आएगा क्योंकि पुलिस उनको फोर्सली हटा चुकी है। हमारे साथ हमने बामुश्किल कुछ लोगों को रोक के रखा है और हालांकि उनको भी पुलिस लगातार अपील कर रही है कि आप चले जाइए और आप इनको भी लेके जाइए क्योंकि 4 बजे तक ही परमिशन थे। हालांकि किसान जो अलग अलग इलाकों से एक दिन के वहाँ पंचायत करने के लिए आए थे, वो 4 बजे तक की 4 बजे तक का जो कार्यक्रम था, उन्होंने एक डीसीपी को अपना ज्ञापन दिया और इसके बाद निकल के चले गए। लेकिन दिन भर हम अलग अलग किसान नेताओं से जो बातचीत करते रहे, आप संयुक्त किसान मोर्चे के जो बड़े चेहरे आप देखे होंगे, जिसमें आप टिकैत की बात कर लें, आप दर्शन पाल की बात कर लें, आप राजवीर जो उनकी बात कर लें, वो तमाम चेहरे आपको नजर नहीं आए थे। हाँ, शिव कक्का जरूर थे और भी कुछ अम्बावत जरूर थे, कुछ और अलग अलग छोटे छोटे संगठन थे जिनका आप नाम शायद ही जिक्र सुना होगा या फिर उस बड़े आंदोलन बड़े चेहरों के बीच में छुप गए हैं। ठीक है कुंदन, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा, लेकिन अभी की तस्वीर जो कुंदन दिखा रहे हैं उसके मुताबिक किसान अब वहां पर नहीं है। लेकिन ये जो प्रदर्शन हुआ और जब जिस वक्त पर हुआ, जिस दिन हुआ, उसको लेकर चर्चा है। पुष्पेंद्र चौधरी जी, सरकार ने कमेटी बनाने की बात की थी, कमेटी बनी, 26 लोगों को उसमें शामिल किया गया, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के भी 3 लोग होने थे। संयुक्त किसान मोर्चा उसमें शामिल नहीं हुआ। आज चर्चा करनी थी तो वो चर्चा नहीं हुई और यहां प्रदर्शन हो रहा है, इसकी क्या वजह है? हाँ, आ गया। नमस्कार, आ गई आवाज। देखिए सुशांत जी, जो कमेटी बनी थी, वायदा ये था कि एमएसपी की लीगल गारंटी देने के लिए कमेटी का निर्माण किया जाएगा और इसमें सभी लोगों से चर्चा करके और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा कि हमें एमएसपी की लीगल गारंटी किस प्रकार देनी है। उसमें इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उसके ऑब्जेक्टिव के हम एमएसपी को प्रभावशाली बनाएंगे, हम जैविक खेती को बढ़ावा देंगे, इस तरह की एक गोल मोल बातें हैं जिन पर पहले अनेकों कमेटियां बन चुकी हैं और जो धूल खा रही है उनकी रिपोर्ट, वो जो है हमारी मांग नहीं थी। पहली बात तो ये है, तो एमएसपी की लीगल गारंटी देने की बात थी। तो इस वजह से वो कमेटी में 3 जो स्थान थे, जो इन्होंने 3 अपनी मर्जी से कह दिया कि 3 लोग होंगे, लगभग 28-30 लोगों में से। तो एक तो मांग ये थी। दूसरा, ये जो लखीमपुर वाली घटना थी जिसमें गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी जी और उनके पुत्र और उनके लोगों के ऊपर आरोप थे और वो एफआईआर में नामजद भी थे 120B में, तो उसके बाद भी उनकी गिरफ्तारी या उन पर कोई एक्शन ना होना। और इसके अलावा तमाम चीज़ें जो आपने अभी अपनी प्रस्तावना में बताई हैं, तो ये सारी चीजों को लेकर पुष्पेंद्र जी, मैं एक एक करके आता हूं। मैं टेनी साहब पर बाद में आऊंगा कि उसको लेकर आज मुद्दा उठाने का। भाई, जो लखीमपुर की आप बात कर रहे हैं, वहां पर उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए और लखीमपुर की सारी विधानसभा सीट सारी बीजेपी ने जीती। तो लखीमपुर के लोग क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, वो उसमें पॉलिटिकल मैंडेट वहां दिया जा चुका है। दूसरी बात, वो अजय मिश्र टेनी का बेटा जो है वो जेल के अंदर है, आज भी बाहर नहीं आया है और उस पर क्यों अभी कार्रवाई की बात उठनी चाहिए, इस पर मैं अलग से चर्चा करूंगा। लेकिन पहले मुझे यह बताइए, अगर चिंता किसानों को लेकर है और एक कमेटी का गठन हो रहा है, उसमें 26 लोग हैं और अच्छे खासे लोग ऐसे ऐसे हैं जो कि एक्सपर्ट मानिए आप कमेटी में शामिल किए गए हैं, एक बार उसमें चर्चा कर लेते, देख लेते कि क्या निकल कर आ रहा है। फिर कहते आकर बाहर कि देखिए ये बोले थे और अब अंदर जाकर ये झूठ बोल रहे हैं, सरकार को एक्सपोज करते। लेकिन बिना कमेटी में नाम दिए, बिना बैठक में शामिल हुए ये मान लेना कि ये तो धोखा ही हो रहा है, फिर तो आप अपनी मर्जी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब।
नहीं, मर्जी का नहीं है इसमें। देखो, शांतिपूर्ण तरीके से हम समझेंगे सारी बात को। यदि एक पक्षीय लोगों को, जिन लोगों के पब्लिक स्टैंड हैं, उनके बयान हैं कि भाई ये कानून अच्छे थे या ये एमएसपी की लीगल गारंटी की आवश्यकता नहीं है, इन सब चीज़ों को जो लोग कहते रहे, एमएसपी की लीगल गारंटी के खिलाफ जो लोग रहे, उन लोगों को पहले उसमें शामिल कर दिया गया। तो ये माइनॉरिटी 3 आदमी थे भैया, 3 आदमियों का हमने विचार कुछ और था, लेकिन मेजोरिटी से हमने ये प्रस्ताव पास कर दिए। उसकी समय सीमा भी नहीं थी। एक समय सीमा यदि होती, और एमएसपी की लीगल गारंटी के विषय में मैंने बार बार लिखा है, बड़े अखबारों में। पुष्पेंद्र जी, अभी फिर मैं आप दूसरों के पास जाऊं उससे पहले मैं आपको काट रहा हूं, और इसलिए काट रहा हूं क्योंकि आप फैक्चुअली गलत कह रहे हैं। 5 किसान नेता दूसरे तरफ से भी थे, 3 संयुक्त किसान मोर्चा से थे, बाकी इस फील्ड के एक्सपर्ट्स थे, जिसमें आईआईएम अहमदाबाद से लेकर और दूसरी जगहों के भी लोग थे, और राज्य सरकार जिसमें विपक्ष शासित राज्य भी हैं उसके सचिवों को भी शामिल किया गया था। तो यह ना कहिए कि एक तरफा पैनल बना दिया गया था। लेकिन मैं दूसरी चीज कह रहा हूं सर, कि अगर जैसे आज ही हम डिबेट कर रहे हैं तो इसमें आपको भी बुलाया है और अनिल घनवत जी को भी बुलाया ना सर। अगर सिर्फ एक तरफा ही पैनल बना देंगे और उसमें ही तो फिर चर्चा नहीं ना होगी सर। फिर तो वो उसमें आप कहिए कि हम लोग आएंगे ही नहीं, आप सीधा कानून बना दीजिए, बात खत्म कीजिए। चर्चा तो तभी होती है कि आपकी राय भी आएगी कि एमएसपी होना चाहिए, उस पर कानून होना चाहिए, दूसरा कहेगा क्यों नहीं होना चाहिए, तब उस पर बात होती है। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी कहीं ना कहीं, क्योंकि आप एक फेयर चैनल के एक फेयर एंकर हैं, तो आप एक बैलेंस्ड सब चीज़ों को लेके चल रहे हैं। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि वहाँ पे सरकारी कुछ सेक्रेटरीज वगैरह या जो भी थे वो उसमें हो सकते थे या थे, लेकिन जो संजय अग्रवाल जी जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, मेरी स्वयं उनसे मुलाकात हुई है, वो इसके खिलाफ थे एमएसपी की लीगल गारंटी के, को भाई ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इसको थोड़ा सा सरकार यदि फेयर कर लेती और इनको आमंत्रण दे करके, और एक समय चलिए आपके हिसाब से पैनल फेयर नहीं था इसलिए एसकेएम को दिक्कत थी। मैं अभी भी हालांकि इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता सर कि बिना एक भी चर्चा हुए ये मान लेना कि पैनल फेयर नहीं था। ये चर्चा हो जाती और फिर अंदर निकल कर आता कि देखिए सब लोग इस तरह से बैठा दिए गए, तब बात अलग होती है। अनिल घनवत जी, क्या यह आरोप सही है कि सरकार ने एक कमेटी बनाई जिसमें एक तरफा लोग बैठा दिए और इसलिए चर्चा का कोई मतलब ही नहीं था? नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार ने तो सभी को उसमें अपनी राय रखने के लिए रिप्रेजेंटेशन दिया है। एसकेएम के भी कुछ लोग हैं, गवर्नमेंट के भी कुछ लोग हैं, जो सपोर्टर्स है, विरोधक है, सभी है उसमें। तो एक बैलेंस्ड पैनल करने की कोशिश सरकार ने तो जरूर की है। और लेकिन ये जो आज ही के दिन आंदोलन करना, ये मुझे सही नहीं लग रहा है। कुछ तो बाहर चर्चा होके कुछ तो बाहर निकलता, और वो अगर आपके खिलाफ होता और उसके बाद आंदोलन होता तो वो समर्थन करने लायक था। लेकिन आज के दिन जब चर्चा शुरू है वहां पर, उसी दिन इस तरह का आंदोलन करना, मतलब आपके एजेंडा कुछ और है। अगर कमेटी कुछ अपनी राय देती और राय आपको पसंद नहीं तो जरूर आंदोलन करना चाहिए। और मैं इस पक्ष में भी हूँ कि किसानों की बात कुछ भी हो, चाहे गलत हो, लेकिन उनको धरना प्रदर्शन करने का अवसर देना चाहिए, ना ही कि आज के जैसा उनको खदेड़ देना चाहिए वहां से। ये तरीका नहीं होता। तो इस ऐसे बर्ताव की वजह से सरकार के खिलाफ किसानों का रवैया बढ़ जाता है, किसानों का। ठीक है दुष्यंत नागर जी, अनिल घनवत का कहना कि ये कमेटी जो है वो बैलेंस थी, पहली बात तो ये। दूसरा कि चर्चा कर लेते और फिर बताते कि ये गड़बड़ यहां कर रहे हैं। और तीसरा, आज जिस तरीके से जिस दिन ये प्रदर्शन हुआ है उससे उनको ये लग रहा है कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है इसका एक पॉलिटिकल एजेंडा या दूसरा एजेंडा है, किसान हित इसका एजेंडा नहीं है। देखिए, जो भी आंदोलन आज तक हुए हैं उनका कोई ना कोई पॉलिटिकल एजेंडा तो रहा है। आप 2012-13 का देख लीजिए, काला धन, फलाना, लोकपाल, ढिमकाना, उसका पॉलिटिकल एजेंडा था। आज आप देख लीजिए उन लोगों को। रामदेव जी कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अरविंद केजरीवाल जी कहाँ है? दिल्ली में मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं। तो भैया, अगर ये किसान कुछ बदलाव चाहते हैं, आपने इनके ऊपर कानून बना दिया कि आपका ट्रैक्टर 15 वर्ष नहीं चलेगा। कहां से खरीदेगा किसान ट्रैक्टर भैया? अरे कहां है? कर्जे में तो मरा हुआ है, कर्जा लेके वो ट्रैक्टर खरीदता है। दूसरा, आप बिजली विधेयक लेके आ रहे हैं, उसमें किसान को अपनी बात कहना चाह रहा है, आप उसको नहीं सुन रहे हैं। एमएसपी की गारंटी का
C2+50% का राजनाथ जी ने आके हमें नोएडा में आश्वासन दिया था। 2013 की घटना है। मैं आपको 10 लीडर्स के आपको रिकॉर्ड पे बता दूंगा, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था। तो जब आप अपने वादों को पूरा नहीं कर रहे हैं तो किसान तो पॉलिटिकल एजेंडा सेट करेंगे। किसान तो किसी दुष्यंत ऐसे नागर जी, ऐसा दल ही के पॉलिटिकल दरवाजे पे एजेंडा सेट जाएंगे। करने की कोशिश तो हुई थी। यूपी में तो लोगों ने नकार दिया। यूपी के किसान को नहीं चाहिए था वो पॉलिटिकल एजेंडा। पंजाब के किसानों को नहीं चाहिए था। पंजाब में इन लोगों को वोट नहीं पड़े। तो इनका पॉलिटिकल एजेंडा सिर्फ अपना एजेंडा है और किसान के लिए पॉलिटिकल एजेंडा सेट कर रहे हैं, ये कहना ठीक नहीं है ना। फिर देखिए, एजेंडा नकार दिया, धन्यवाद मतदाताओं का, लेकिन कहानी खत्म थोड़ी हो गई। लोकतंत्र समाप्त हो गया क्या? आगे चुनाव ही नहीं नहीं तो फिर इसका मतलब पब्लिक समझ गई कि आपका, इसका मतलब पब्लिक समझ गई कि वहां जो लोग बैठे थे उनका पॉलिटिकल एजेंडा नरेंद्र मोदी को रोको था। उनका पॉलिटिकल एजेंडा किसान को मजबूत करना था ही नहीं। राज्य के चुनाव राज्य की मुद्दे पे होते हैं। केंद्र के चुनाव 2024 के चुनाव, वो उनका एक व्यापक दृष्टिकोण होगा, वो अलग तरीके से होंगे, उसके एजेंडे अलग होंगे। तो ये 2024 के लिए अभी से माहौल बना रहे हैं। बुराई क्या है? नहीं तो बुराई क्या है? नहीं बना सकता किसान माहौल। नहीं, किसान माहौल बनाए, लेकिन ये बोलकर बनाए कि हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाने आए हैं। ये बोल के माहौल ना बनाए कि हम किसान का भला करवाने आए हैं और हम ही देश भर के किसान हैं। उनका वादा पूरा कर दीजिए। आप उनका वादा पूरा कर दीजिए। एमएसपी के लिए कानून गारंटी बना दीजिए। पर दुष्यंत नागर जी, वादा पूरा करवाना है तो कमेटी में बैठना था ना। यहां जंतर मंतर पर बैठने से क्या होगा? उस कमेटी में बैठना था। आपने अपने मन से, स्वेच्छा से, घनवत जी का हम आदर करते हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बड़े हैं, लेकिन किसान के बारे में आज बताइए। किसान किस तरह से परेशान है। गेहूं की फसल का उत्पादन पूरा नहीं हुआ। जलवायु परिवर्तन की वजह से गर्मी समय से पहले आ गई। आप उसके बाद में अभी झारखंड में, उत्तर प्रदेश में या गुजरात में सूखा है। आप देखिए, धान का, चावल का उत्पादन अच्छा नहीं होने जा रहा है। किसी को कोई चिंता नहीं है। किसान मरता हो मरे, हर चीज पे टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं, जीएसटी बढ़ती जा रही है। अरे साहब, आप ऐसे में आप तो अपनी एक एक ट्रांजैक्शन की यूपीआई पे भी पैसा लेना चाहते हो। सर लेकिन एक किसान मिनट को आप सर, MSP की यूपीआई गारंटी के नहीं देना ट्रांजैक्शन पर चाहते। पैसे वाली खबर गलत है, ये भी क्लैरिटी आ चुकी। दूसरी बात, इतनी जितनी समस्याएं सर मैं कह रहा हूं सर, मैं सारी बात आपकी दुष्यंत भाई मान रहे हैं। दुष्यंत भाई, पर मैं ये कह रहा हूं, दुष्यंत भाई मैं ये कह रहा हूं, दुष्यंत भाई मैं ये कह रहा हूं कि किसान को समस्याएं हैं। क्या ये सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चा के किसानों को समझ में आता है? ये सिर्फ दुष्यंत नागर को समझ में आता है? अनिल घनवत को नहीं समझ में आएगा, जिनके साथ उनके साथ किसान नहीं है, वो अकेले बैठे हैं, उनके संगठन के साथ किसान नहीं जुड़े हैं, या देश के दूसरे हिस्से में जो लोग हैं उनको नहीं समझ में आएगा। ये क्यों मान लिया जाए? गणवत जी हैं, जगत चौधरी साहब हैं, सब ये फार्मर्स के अलग अलग ग्रुप्स के लीडर है। सबका आदर है, सबका सम्मान है, सबको अपने विचार रखने हैं। सबके विचार को सुन के सरकार को एक व्यापक कानून बनाना चाहिए। लेकिन कानून, अरे पर सर, सबका आदर है, सबका सम्मान है, लेकिन एसकेएम कह रहा है कि इनको कमेटी में क्यों डाला उठा के? हमको ही डालो। ये तो रंगदारी वाली बात होगी ना सर, कि जो एसकेएम बोलेगा वैसा ही कीजिए, नहीं तो सड़क पर तमाशा होगा। ये कोई बात हुई सर? ये लोकतंत्र है क्या? जो एसकेएम बोलेगा वो होगा। एसकेएम की सारी बातें क्या सरकार ने आज तक मानी है? अरे भाई नहीं मानेंगे, कैसे मान लेंगे? एक मिनट, अब मैं जगत चौधरी जी से पूछता हूं। जगत चौधरी जी, दुष्यंत नागर तो कह रहे हैं कि किसान पॉलिटिकल एजेंडा क्यों नहीं सेट कर सकता। वो मान रहे हैं कि पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने के लिए ये लोग आए हैं, तो खुलकर बोलें कि पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने आए हैं। हमको एमएसपी पे कानून से मतलब नहीं है, हमको नरेंद्र मोदी से मतलब है, हमको 2024 के लिए माहौल बनाना है, हमको किसान से कोई मतलब नहीं है। बोलिए खुल के, फिर जितना बैठना बैठिए। जगत चौधरी जी। हाँ सिन्हा साहब नमस्कार। मैं, नागर साहब तो बहुत सीनियर मोस्ट लीडर हैं और ये इनके मुंह से सच्चाई भी निकलती है कि पॉलिटिकल एजेंडा, ये फैक्चुअली क्या 101% ये पॉलिटिकल एजेंडा है और कुछ भी नहीं है इसमें। वो कोई फार्मर्स वेलफेयर का कोई बात नहीं है। और ये जो सरकार है फिलहाल में, जितना कुछ इस सरकार ने किया 70 साल में, कोई सरकार इतनी सीरियस किसानों के प्रति थी नहीं। किसी ने बताओ आज तक सॉइल टेस्टिंग का कभी किया हो? इतने साल गए थे, सॉइल टेस्टिंग है। अभी मोदी जी ने अनुसंधान का नारा दे दिया, ऊपर से नया नारा दिया है अनुसंधान, रिसर्च। तो इतना बड़ा इसके ऊपर रिसर्च किया है और या नीम का वो नीम कोटिंग का यूरिया चलाया, इतना सब कुछ किया।
तो सरकार तो बहुत सीरियस है, लेकिन ये प्रोफेशनली लोग जो है ना, ये तो दे आर नॉट हैविंग एनी कनेक्शन विद फार्मर्स। ये तो धंधा करने वाले लोग हैं, पैसा कमा रहे हैं ये। अभी पीछे यूपी में जितना इनका इलेक्शन था तो योगेंद्र यादव ने कहा टीवी में कि भाई मेरा काम तो ये था कि भाई ये सरकार ना आए, लेकिन अब आए वो तो योगी जी आ गए। तो इनके कहने से कोई रुकेगा नहीं। अब आजकल मैं 1 मिनट की बात लूंगा सिर्फ, नागर साहब प्लीज। एक हमारे यहां से दिल्ली से गए हैं 2, वो शोर मचा रहे हैं 24 केजरीवाल जैसा कोई नहीं है। अरे भैया केजरीवाल दिल्ली को संभालो, आपकी यमुना में इतनी गंदगी हो रही है, किसानों का यहाँ कोई वेलफेयर नहीं हो रहा। तो किसानों के लिए तो सरकार 100% दे रही है, जो देना चाहिए वो दे रही है और देगी भी। लेकिन ये प्रोफेशनल लोग कितना भी कोशिश करें कि ये डिरेल हो जाए, तो सरकार तो डिरेल नहीं होने देगी, ये तो चलाएगी इस काम को। चौधरी जी, जगत चौधरी जी कह रहे हैं इस सरकार ने किसानों के लिए जो कर दिया वो 70 साल में किसी ने नहीं किया, और ये लोग जो बैठे हैं ये सब धंधा करने वाले लोग हैं, पैसा लेके ये सब कर रहे हैं, ये उनका आरोप है। जी मेरे से पूछा है जी पुष्पेंद्र जी। हाँ देखिए ऐसा है कि मोदी सरकार ने अनेकों कदम किसानों के वेलफेयर में उठाए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई बात नहीं कह रहे हम। और चिंतित भी है सरकार के भाई किसानों की आमदनी, जैसा इन्होंने कहा भाई 2022 तक हमें दुगनी करनी है। लेकिन जैसे एमएसपी की लीगल गारंटी वाली बात है, स्वयं मेरी जो है कृषि मंत्री जी से, राजनाथ सिंह जी के सामने, और कृषि सचिव भी थे, उनसे मेरी 2 दिन लगातार लंबी बैठकें हुई। उसमें मैंने उनको समझाया कि इसमें 1 रुपया भी एमएसपी की लीगल गारंटी देने में किसानों सरकार का खर्च नहीं होना अतिरिक्त, उल्टे किसानों के पास जब अतिरिक्त पैसा पहुंचेगा तो उससे जो है इकोनॉमी बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा। इस चीज को मैंने साबित किया, हमने ज्ञापन भी दिया, इसमें इंडियन एक्सप्रेस में मैंने स्वयं लेख भी लिखा। और उसके बावजूद भी इस पर एक्शन ना लेके इसको इधर उधर घुमाने का कोई लाभ नहीं है। इस काम को तो तुरंत कर देना चाहिए। और आंदोलन के दौरान जो अन्याय हुए हैं, चाहे वो लखीमपुर वाली घटना हो या मुकदमे वापसी वाली बात हो, उनको कर देते। जो सहमति बनी थी जब आंदोलन उठा था, तो इन बातों में सहमति बनी थी, उनको कर देते तो बात खत्म हो जाती। और उनसे पूछ के करते, उनको बता के करते, उनको चाय पिला के करते कि भाई बताओ और कोई पुष्पेंद्र जी, तो मैं तुम्हें जो अजय मिश्र टेनी है उनका लड़का अंदर है, वो तो जैसे अंदर जाना चाहिए वो अंदर है, उसको बाहर तो नहीं छोड़ा। जो राज्यों में केसेस हुए हैं वो राज्य सरकारों को वापस लेने, ये केंद्र सरकार पहले जस्ट क्लेरिफिकेशन दे रखी है कि भाई राज्य वापस ले ले। आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, वो वापस ले ले, हरियाणा में वापस लेने के लिए बात हो गई थी। तो फिर इसमें यहां आकर आंदोलन कर रहे हैं तो फिर पॉलिटिकल एजेंडा है इसका मतलब। नहीं, पॉलिटिकल एजेंडा की जहां तक आपकी बात है वो ऐसा है, जैसे एक तो एसकेएम ने पहले भी पॉलिटिकल एजेंडा पॉलिटिकल चुनाव में जाकर के नहीं बनाया था, उसमें से कुछ लोग गए थे, ये बात बिल्कुल सच है। उनको सीटें नहीं मिली, वोट नहीं मिले, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन देश में आंदोलनों के माध्यम से वोटों को प्रभावित करने का काम जनता करती है, यदि जनता की बात सरकार ना सुने। और ये जी मैं क्या कह रहा हूं, देखिए पुष्पेंद्र जी, देखिए आपसे मेरी हमेशा सीरियस डिस्कशन होती है, आपसे चर्चा होती है, मैं अपनी बात कहता हूं, आप कहते हैं, लोगों को कुछ निकल कर जाता है कि भैया ये आदमी कह रहे हैं इसमें कुछ बात फैक्चुअल है, जो मुझे लगता है मैं काउंटर कर लेता हूं आपसे। आप भी तो किसानों के हित की बात कर रहे हैं ना। आप कह रहे हैं कि ये सरकार जो है वो किसानों के लिए काम कर रही है, ये सरकार किसानों के लिए चिंतित है। आप खुद जो है वो अलग अलग मंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं कि भैया देखिए एमएसपी पे कानून ले आइएगा तो आपका नुकसान नहीं होगा। तो ये एक सीरियस एफर्ट होता है। एक दूसरा एफर्ट क्या है कि सड़क जाम कर दो, प्रदर्शन कर दो, और उसमें भी ईमानदारी नहीं दिखे, पॉलिटिकल एजेंडा दिखे, तब दिक्कत खड़ी होती है सर। नहीं देखिए, जब भी आप किसानों की बात करें, आंदोलनों की बात करें, तो वो लगभग आप कह सकते हैं कि ईमानदारी से उसमें काम होता है। कई बार सरकार को भी बात को मान लेना चाहिए शांति से कि भाई एमएसपी की लीगल गारंटी यदि ये मांग रहे हैं, इनको बुलाओ, तो इनसे वार्ता तो करो। कई मांगे ऐसी होती हैं जिन पर आदमी पर सर कमेटी तो बना दी, अब कैसे बुलाएं? सर पुष्पेंद्र जी मुझे समझ नहीं आ रहा, कमेटी बना दी अब कैसे बुलाएं? घर पे बारात भेजें, घर पे ढोलक भेजें, क्या करें? मतलब राकेश टिकैत जी को बुलाएं, योगेंद्र यादव जी को भेजें, हेलीकॉप्टर भेजें, कैसे भेजें? कमेटी बना दी सर, अब क्या करें? मोदी जी माला लेके जाएं, क्या करें बताइए आप? नहीं, कमेटी
कमेटी जो बनी है वो स्पेसिफिक एमएसपी को प्रभावशाली बनाने की बात से बनी है। इसका एजेंडा एमएसपी की लीगल गारंटी होना चाहिए, तक हम एमएसपी की लीगल गारंटी देने के लिए कमेटी बना रहे हैं। मैं कह रहा हूं सर, वहां जाके यही बोलिए ना सर, वहां जाके यही बात रखिए ना कि लीगल गारंटी चाहिए। वहां जाने में क्या दिक्कत है? हाँ, तो ये नहीं, इस विषय में कई बार संयुक्त किसान मोर्चा ने पत्र भी लिखा है कि भाई इस बार वार्ता तो कर लो, आपने ये सहमति जताई थी। तो एक बार जगत जी मुझे ये बताइए, जगत चौधरी जी, कृषि मंत्री क्या सरकार की तरफ से कोई कमी है? कोई बड़ी गाड़ी भेजनी चाहिए, कोई लिमोजीन टाइप की, कोई बैंड बाजा जाना चाहिए, तब किसान नेता आएंगे? क्या कमी रह रही है सरकार की तरफ से? आपको कुछ दिखता है? सिन्हा साहब, असल में क्या है कि दिक्कत कहाँ हो रही है, जो आप शुरू से ही बात कर रहे हो, ये किसान कम है ये लोग, और प्रोफेशनल पॉलिटिशियन हैं, और जो अपोजिट पार्टीज हैं वो इनको देती है, और दूसरी फॉरेन एड भी मिलती है। पीछे पता भी चला था, कनाडा से आ रहा था, इतना सब कुछ बवाल चला था देश में, सबको मालूम था, और इतने टीवी चैनल्स भी उसमें बिजी रहे थे उस समय में कि इतना सब कुछ देश में 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान कर दिया, 5,000 करोड़, और नुकसान करके, और ये लोग ये भी नहीं सोचते कि भाई हमारे भाई बंदे रोड पे चलने वाले, कोई बाहर से नहीं आ रहे विदेश के लोग, कहीं भी रोड जाम कर देंगे। अब पुष्पेंद्र जी इतने सभ्य व्यक्ति हैं, इनको सोचना चाहिए, जब कमेटी बनी है उसका वेट करो, वेट एंड वॉच करो। सरकार ऐसे थोड़ी है कि भाई जादू टोना करके सब कुछ कर देगी फटाफट, टाइम लगता है हर चीज में। एमएसपी तय करोगे तो एक जिम्मेदारी होती है पैसे देने की, भाई आपने तय कर दिया एमएसपी, तो सरकार उस पर एक्शन भी ले। खाली ये नहीं सरकार ने कोई बात बोल दी और उसको एक्शन ना ले तो फिर भी बेकार बात है। लेकिन पुष्पेंद्र जी, देश को जब बार बार गतिशील होने की जरूरत पड़ रही है, और यहाँ पे विरोधाभास पैदा कर रहे हैं, कभी कोई, अब आज देख लो आप बिहार में, मैं तो ये राजनीतिक बात नहीं कर रहा, उन्होंने कहा था 10 लाख नौकरियां देंगे, आज लाठीचार्ज करा दिया स्टूडेंट्स पे। कहां गए ये? तो किसानों की बात भी करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, देव रोजगार कहां से दोगे? ठीक है, दुष्यंत नागर जी जो हैं, दुष्यंत नागर जी, बिहार में 10 लाख नौकरियां देने वाले तो आज लाठी मार रहे थे नौकरी की डिमांड करने वालों को। और जो सरकार, पुष्पेंद्र जी भी कह रहे हैं कि किसानों को लेकर चिंतित है, किसानों को लेकर काम कर रही है, उसकी बनाई कमेटी में आप नहीं जाएंगे, लेकिन सड़क पर प्रदर्शन करेंगे। क्यों? मतलब 3 दिन में ही नौकरी, अभी तो 4था दिन है, अभी तो दुल्हन घर पहुंची है। अरे 10 यारी तो हो लेने दो जगत चौधरी जी, इमीडिएट 10 लाख नौकरियां चाहिए। समय आएगा, नौकरी 10 दिन बाद दीजिएगा, पर लाठी तो ना मारते। पहला सिग्नेचर प्रोसेस है। उन्होंने सेक्रेटरी को बोला, कैबिनेट बनने से, तो मैं बता रहा हूं ना, मैं जानकारी दे रहा हूं आपको। बिहार सरकार के मुखिया ने और डिप्टी मुखिया ने, दोनों ने राज्य के जितने विभाग हैं उनसे सूची मांगी है, कहां कितने पद खाली हैं। पहले जो खाली पद है उनका सृजन होगा, वो उसके लिए लोग। दुष्यंत नागर जी, दुष्यंत नागर जी जो मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार, वो तो मुख्यमंत्री हैं, उनको पता ही नहीं है इतने दिन में कि कहां पद खाली हैं। और जो नया डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं सर, जिन्होंने वादा किया 10 लाख नौकरी पहले सिग्नेचर से देंगे, उनको पता ही नहीं है कितने पोस्ट खाली हैं, तो उन्होंने वादा कैसे कर दिया फिर? देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता चले गए वहां न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए, तो वो सरकार तो भाई लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो जरूरी है, ये युवा जो है ये न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है। और संयुक्त किसान मोर्चा पॉलिटिकल एजेंडा सेट करे और देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाए, वो न्यूसेंस नहीं है। युवाओं के लिए नौकरी देने के लिए प्रतिबद्ध है। आदरणीय दुष्यंत नागर जी, आप देश के युवाओं को ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको लाठी मार सकते हैं, राज्य को आगे लेके जाएगी। नहीं, लाठी तो किसी पे नहीं मारना चाहिए। मैंने कहा लाठी मारना उचित है, अनुचित है। तो आप कह रहे हैं न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। नहीं, तो भाजपा को न्यूसेंस क्रिएट नहीं करना चाहिए। उन्होंने समय मांगा है, राज्य के मुखिया और उप मुख्यमंत्री अपना वादा पूरा करेंगे। नहीं, दुष्यंत नागर जी, सड़क पर युवा उतरे नौकरी मांगने बिहार में, तो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है। और जो लोग कमेटी में ना जाकर सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये न्यूसेंस नहीं है। और आप तारीफ कर रहे हैं कि इनका पॉलिटिकल एजेंडा है। 8 साल हो गए, 8 साल केंद्र की सरकार को क्यों नहीं वादा पूरा किया? एमएसपी की गारंटी देने में क्या जेब से पैसा जाएगा? गारंटी तो दे रहे हैं आप। अभी तो बताया पुष्पेंद्र जी ने
कि उन्होंने आदरणीय कृषि मंत्री जी को विधिवत समझाया है बैठ के। अरे भाई मैं कह रहा हूं पुष्पेंद्र जी ने समझाया है, और लोग भी जाके समझाएं ना, और लोग भी जाके समझाएं। आप कह रहे हैं जेब से पैसा जाएगा, तो और कहां से जाता है पैसा, और कहां से पैसा जाता है सर? पुष्पेंद्र जी अकेले काफी है, यही समझाए। ये विद्वान व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं है लेख आते हैं इनके अखबारों में, पढ़ने चाहिए केंद्र के मंत्रियों को, उनका ज्ञानवर्धन होगा। अनिल घनवत जी के भी लेख आते हैं, अनिल घनवत जी आपके लेख भी आते हैं। पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं दे दो एमएसपी पे गारंटी, आप एमएसपी पे कानून के पक्षधर नहीं रहे हैं। आपके लेख जो हैं वो ऑथेंटिक हैं कि पुष्पेंद्र जी के लेख ऑथेंटिक हैं? लेख तो सभी के ऑथेंटिक होते हैं, हर एक का एक एक एंगल होता है देखने का। लेकिन मैं दुष्यंत जी ने जो बात कही उसके ऊपर आपका लक्ष्य लाना चाहता हूं। उन्होंने किसानों की तकलीफें गिनवाई और उन्होंने कहा कि टेम्परेचर बढ़ गया तो गेहूं का उत्पाद कम हो गया, इस साल बारिश कम हो गई तो चावल का भी ये प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो मुझे ताज्जुब इस बात का लगता है कि जब प्रोडक्शन कम होता है तो दाम बढ़ते हैं तो किसानों को ज्यादा पैसा मिलेगा, और जब सरकार व्हीट का एक्सपोर्ट बैन करती है तब उसके आप मांग नहीं कर रहे हैं कि ये बैन मत करो। ये जो कंट्रोल है पिछले 70 सालों से इस देश पे किसानों के ऊपर जो कंट्रोल लगाया गया है वो हटाने की मांग कर रहे हैं हम 40 साल से। तो अगर ये कंट्रोल हटता तो किसानों के जेब में ज्यादा पैसा, आज सूरजमुखी का तेल हो या सूरजमुखी का फसल हो, सोयाबीन हो, मूंगफली हो, सभी के ऊपर स्टॉक लिमिट है, एक्सपोर्ट बैन है। और तो फिर हमने ये मांग करनी चाहिए कि भाई हमें खुला कर दो, उसके बाद आपको एमएसपी की गारंटी चाहिए तो ले लो। लेकिन पहले अगर ये होता है तो एमएसपी के नीचे शायद ही कभी माल बिकेगा। आप एमएसपी के ऊपर माल बेचने के लिए कुछ सोचो। हर बार हमारा दुष्यंत नागर जी जवाब दीजिए, हमारे फसल के ये भी लेख लिखते हैं अखबारों में, उसके गिरने के बाद एमएसपी के लिए झगड़ा। ठीक है दुष्यंत नागर जी जवाब दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, कल भारत सरकार का देखिए, व्हीट का एक्सपोर्ट बैन करने के विषय पे हम लोग इसलिए चुप थे क्योंकि देश के अंदर पीडीएस जो हमारा राशन वितरण प्रणाली है उसको भी गेहूं की आवश्यकता है। गरीब आदमी खाएगा क्या? संकट का समय था, कोरोना आया, 2 साल देखा देश की इकोनॉमी की क्या स्थिति रही। अगर मोदी जी ने घर घर बैग पहुंचाया तो वो गेहूं था इसलिए पहुंच गया। अगर सब कुछ को आप बेच दोगे तो बचेगा क्या? यहां कल को कोई स्थिति उत्पन्न हो गई, दो दुश्मन हमारे दोनों तरफ बैठे हुए हैं, कब ना जाने क्या स्थिति पैदा हो जाए, तो सब कुछ बेच दो, सब कुछ बाहर भेज दो। डॉलर चाहिए बस, देश ना चाहिए, देश के गरीब लोग नहीं चाहिए। घनवत जी कल का मैं बता रहा हूं आपको, सुन लीजिए, आपके लेखों को मैं पढ़ता हूं और मैं पढ़ता हूं। और इन गरीबों को लीजिए मेरे बड़े भाई, ने कब तक क्या करना है, कब तक किसान मरेगा देश के गरीबों को खिलाने के लिए? जब तक आखिरी सांस है तब तक खिलाएंगे देश को, जब तक आखिरी सांस है तब तक गरीबों को खिलाएंगे। ये गरीब हमारे भाई हैं, आप इनकी बात छोड़िए, कल का ही आप अखबार पढ़ लीजिए। कल ही केंद्र सरकार व्हीट इंपोर्ट करने की बात कर रही है, व्हीट इंपोर्ट करने की बात कर रही है, दे दो सबको, बेच दो। के बाद की अरे ऐसे नहीं होता, गरीब हम कर रहे हैं, गरीब ये सरकार कर रही है, किसी सरकार की नीतियां कर रही हैं, इनके टैक्स के जो प्रणाली है। अच्छा दुष्यंत नागर जी मुझे एक बात बताइए, दुष्यंत नागर जी, एक मिनट अनिल घनवत जी, एक मिनट रुकिए, एक मिनट अनिल घनवत जी, एक सेकंड। दुष्यंत नागर जी मुझे ये बताइए, पुष्पेंद्र चौधरी जी के लिए आपने कहा कि बहुत संतुलित व्यक्ति हैं, अखबारों में लेख लिखते हैं, ज्ञानी व्यक्ति हैं, इनके बारे ये जो कहेंगे उस पर आपको विश्वास है? इंजीनियर हैं, हाँ ठीक, बहुत सीनियर विश्वास है, विश्वास है, ठीक है। अब दुष्यंत नागर जी यही पुष्पेंद्र चौधरी इसी शो में आपके सामने बैठकर बोल रहे हैं कि ये सरकार किसानों को लेकर चिंतित है, ये सरकार किसानों के लिए काम कर रही है और ये सरकार किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर भी लगातार प्रयासरत है। मैं भी बोल रहा हूं, उस बात पर विश्वास है कि नहीं? बुरी नहीं है, हर नेता बुरा नहीं है। देखिए मेरे को भी भरोसा है, मैं बहुत सारे मेरे मित्र हैं इस सरकार में, बहुत अच्छे लोग हैं, चिंता करते हैं। और मैं बताऊं, एक व्यक्ति ने, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से जुड़े व्यक्ति ने 2017 में मैंने उनको एक बार बोला, अरे मैंने कहा यार थोड़ा गेहूं का रेट बढ़वाइए, 200 रुपया बोनस बढ़वा दिया उन्होंने उत्तर प्रदेश में। तो ऐसा नहीं है, ये सारे डकैत नहीं है,
हम सबकी आलोचना नहीं कर रहे और नाम सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे कि ये सरकार कोई देश विरोधी सरकार है। नहीं, हमारी सरकार है, हमारे लोग हैं, चिंता करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के दबाव में है, इसलिए गारंटी नहीं दे पा रहे एमएसपी की। जगत चौधरी जी, क्या ये सरकार पूंजीपतियों के दबाव में एमएसपी पे गारंटी नहीं दे रही है? जगत चौधरी, देखिए नागर साहब जो बात कह रहे हैं, ये तो विपक्षी दल सारे बार बार बोलते हैं, अरे बिना पूंजीपतियों का आप क्या कर लोगे, पूंजीपति भी जरूर, लेकिन सरकार पूंजीपतियों का फेवर थोड़ी कर रही है, गरीब लोगों का भी कर रही है। पूंजीपति भी चाहिए, ऐसा नहीं है बिना पूंजीपतियों का आपको इंडस्ट्री चला लेंगे या इतना कारोबार चला लेंगे, ये जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार उनसे झुक रही है, ऐसा कभी भी नहीं है। उल्टा सरकार ने लाल किले से कहा है कि भ्रष्टाचारियों को पकड़ लो। वो तो चाहे कोई भी हो, राजनीतिक दल हो या कोई पूंजीपति हो, उससे क्या मतलब है। तो नागर साहब की इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि भाई पूंजीपतियों से सरकार दब रही है। गरीब योजनाएं पूंजीपतियों की थोड़ी है, वो तो गरीबों के लिए योजनाएं सारी सरकार दे रही है और देती रहेगी। आपसे एमएसपी पे कानून मुझे बहुत अच्छा लगा आप कह रहे हो, आपने सहमत हुए। देखो एमएसपी पे जो अभी कमेटी बनी है, कानून आएगा, नागर साहब जो कहेंगे वो तो होएगा, लेकिन थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। कानून अभी इतना जल्दी सरकार सोच समझ के, इतनी कमेटी बैठी है, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं उसमें, वो देखेंगे क्या करना है। पुष्पेंद्र जी, आपके हिसाब से ये सरकार क्या पूंजीपतियों के आगे झुक रही है, इसलिए किसान का हित नहीं सोच रही? नहीं, देखिए डायरेक्ट एविडेंस तो इस चीज का कुछ मिलता नहीं है, लेकिन जैसे एमएसपी की लीगल गारंटी वाली बात आई या घनवत साहब ने जो बात रखी है, हम इनकी भी सारी बातें रिजेक्ट नहीं कर रहे। घनवत साहब ने ये बिल्कुल ठीक कहा है कि भाई कृषि को जो जकड़ा हुआ है, कृषि व्यापार को मुक्त करने की आवश्यकता है, लेकिन उसको बैलेंस करते हुए जो हमारे भाई दुष्यंत नागर जी बोल रहे हैं कि यदि देश के या विदेश में कुछ ऐसी बड़ी आपदा आ जाए, जैसे यूक्रेन युद्ध हो गया था, कई देशों में भुखमरी के कगार बन गए, तो उस केस में किसान भी इस बात को समझता है कि भाई अगर यहाँ पर 2000 की एमएसपी गेहूं की है और मेरा गेहूं बाहर 5000 बिक रहा है, तो हम कोई इतने लालची भी नहीं है कि साहब यहाँ भुखमरी फैल जाए और हमारा गेहूं बाहर 5000 में बिक जाए तो हम खुश होंगे। लेकिन सरकार को भी सोचना चाहिए कि एमएसपी मिनिमम है, उसके ऊपर अगर हमें कुछ मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम हमें वो मिलना चाहिए, क्योंकि उसके बिना हम वायबल नहीं रहेंगे, कृषि नहीं कर पाएंगे और धीरे धीरे देश फिर से जो है जिस तरीके से 60 के दशक में इंपोर्ट पर निर्भरता वो हो जाएगा, और इंपोर्ट जब नहीं आएंगे भुखमरी फैलेगी। तो ये चीज सरकार को सोचनी चाहिए, दोनों जगह बैलेंस बना करके चलना होगा। ठीक है अनिल घनवत जी, मैं आपके पास आऊं, उससे पहले दुष्यंत नागर जी, आप कह रहे हैं सरकार जो है वो पूंजीपतियों के सामने सरेंडर कर चुकी है। पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं उनको ऐसा कोई डायरेक्ट सबूत दिखता नहीं है, आप कोई सबूत दे सकते हैं? हाँ, मैं दे सकता हूं। राज्यपाल महोदय ने आज ही कहा है, अभी मैंने पढ़ा है, सत्यपाल मलिक जी ने कहा है, उन्होंने पूरा विवरण पूरा बताया विस्तार से। वो हरियाणा में एक जगह गौशाला का उद्घाटन करने के लिए आए। मैं तो उन पूंजीपति का नाम नहीं ले रहा, उन्होंने तो स्पष्ट नाम लेके कहा है कि ये व्यक्ति है, ये ग्रुप है, इसके ये लक्ष्य हैं, उनको हासिल करने के लिए ये एमएसपी की गारंटी का नहीं होने देना चाह रहे। तो उन्होंने स्पष्ट बोला। आपका प्रूफ ये है कि सत्यपाल मलिक ने कुछ कहा है, और फिर अब हम सत्यपाल मलिक से पूछें कि उनके पास क्या प्रूफ है? उन्होंने दिया है, वो अखबार पढ़िए। नहीं, अखबार में तो उनका स्टेटमेंट होगा ना सर, उन्होंने कागज दे दिया है, उन्होंने फोन रिकॉर्डिंग दे दी है, क्या दिया है उन्होंने? नहीं, देखिए किसी दूसरी मीडिया की कंटेंट को इस तरह से मैं नहीं समझता आपके यहाँ पे चर्चा किया जाए, लेकिन उस पे आप पढ़ेंगे, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। मैं ये कह रहा हूं, आप कह रहे हैं सत्यपाल मलिक जी ने बोला है, एक कॉर्पोरेट ग्रुप सत्यपाल मलिक जी ने बोला है ना सर, सत्यपाल मलिक जी तो बोल ही रहे हैं, और उनके बोले को भी कोई सुनने को तैयार नहीं ले रहा। साहब मैं तो मर्यादा रखते हुए, कॉर्पोरेट के भी हमारे भाई हैं, उनका भी इस देश में योगदान है बनाने में, मैं तो उनका नाम नहीं ले रहा मर्यादा की वजह से, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से एक कॉर्पोरेट ग्रुप के ऊपर उंगली उठाई है। अरे पर सर, उंगली उठाने वाले तो यहां उंगली लेके 10 घूम रहे हैं,
कोई कहीं अरे उठा साहब, दे रहा है, छोटा-मोटा किसी के पास आदमी एविडेंस नहीं तो है, हो। देश का सत्यपाल, गवर्नर है। अच्छा मुझे बताइए, देश के सत्यपाल गवर्नर मलिक के पास गवर्नर, एविडेंस है कि ये राज्यपाल है, एक मिनट दुष्यंत नागर जी, सत्यपाल मलिक के पास एविडेंस है कि ये सरकार जो है वो किसी कॉर्पोरेट हाउस की वजह से एमएसपी पे कानून नहीं ला रही, वो अपना राज्यपाल का पद क्यों नहीं छोड़ते? इधर उधर जाके जितनी उंगली मन उठाते हैं लेकिन कोई सबूत नहीं रखते। आप उनको हटा दीजिए। हाँ, क्यों हटा दें? क्यों हटा दें सर? अरे भाई आप छोड़िए ना, आप कह रहे हैं कि ये सरकार जो है, गृह मंत्रालय सिफारिश भेजकर उनको राष्ट्रपति महोदय से ये निवेदन कर सकती है कि उनको पद से हटा दिया जाए। अरे सर, दुष्यंत नागर जी, मैं तो यही कह रहा हूं, आप लोग कहते हैं ये हिटलर की सरकार है, वो हिटलर की सरकार में जो मन आता है वो बोल के चले जाते, फिर भी हटा नहीं रहे। लेकिन जो आदमी कह रहा है कि ये पूरी करप्ट सरकार है, वो पद छोड़ने को तैयार नहीं है। गजब का लालच है उनका। महामहिम राज्यपाल महोदय ने कोई बात कही है पब्लिक डोमेन में, छोटी बात नहीं है सर। वो माफ करना, मुझे जो मेरे को कहना था मैंने इस विषय पे कह दिया। दुष्यंत जी, मैं भी मान लेता हूं कि उन्होंने महामहिम ने कह दिया पब्लिक डोमेन में, लेकिन वो महामहिम रिजाइन क्यों नहीं करते अगर उनको पता है ये सरकार बिक गई है? ये मुझे समझ में नहीं आता। जगत जी, आपको समझ में आता है? सत्यपाल मलिक पिछले 1 साल से जब मन आता है, जो मन आता है वो बोल देते हैं, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं देते और ना पद छोड़ते हैं। देखो, ये बेबुनियाद बात है और मैं बहुत आदर करता हूं मलिक साहब का, और महामहिम भी हैं, लेकिन उनको ऐसे स्टेटमेंट जो हैं वो मेरे हिसाब से वो दे नहीं सकते। और कोई स्टेटमेंट का हिसाब किसी ने तोड़ मरोड़ के बोल दिया हो तो उसको हम नहीं कह सकते, लेकिन ये कोई प्रूफ नहीं है। कोई मुंह से बोल दे कि भाई उसने ये हो गया, और कोई जो हमारा पूंजीपति घराना है उसको सरकार सपोर्ट करे, ये तो अनर्गल बातें। इन सब बातों से कोई फायदा नहीं है। सिर्फ अपनी डिमांड की बात करें तो अच्छी बात है कि भाई हमें एमएसपी की बात कह रहे हैं नागर साहब, या जो भी कह रहे हैं, तो एमएसपी तो इनको किसानों को मिलनी चाहिए, और उसके हिसाब से देखें। सरकार ने जो कमेटी बनाई है खुद देगी अपने आप, एमएसपी देगी ना देगी वो सरकार का काम है। लेकिन ये सब जो लगाते हैं एलिगेशंस, ये टीवी चैनल्स पे कोई भी राजनीतिक दल बोल देगा, उधर वो बार बार बोल रहे हैं जी 10,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए, 1 लाख करोड़ माफ कर दिए। सब झूठी बातें, पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं लोग, इनको दिमाग नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं। ऐसी बातों से कोई सरकार पे थोड़ी कोई जगत जी, आपके हिसाब से जो लोग आज आए प्रदर्शन करने, जगत जी आपने कहा कि ये लोग जो है इनका पॉलिटिकल एजेंडा है, ये लोग जो आज प्रदर्शन करने आए इनका पॉलिटिकल एजेंडा था, तो उससे ये हासिल क्या करना चाहते थे? जी, कुछ भी नहीं, अपनी ड्यूटी करके चले गए। इनको ये तो इनको वेज मिलती है, दे आर गेटिंग वेज, उनको तो पैसा मिलता है। नागर साहब हंस रहे मेरी बात में, इनको दिहाड़ी, ये तो दिहाड़ी वाले लोग हैं, ये को किसान थोड़ी है। किसान तो जगत जी आप भी तो ये मुंह से बोल रहे हैं ना सर, इसका भी तो कोई प्रूफ नहीं कि इनको पैसा देके लाए हैं। नहीं तो पैसा दे के आप एक बात बताओ, जितना भी किसान है, तो नागर साहब जानते किसान के बेटे हैं ये, कि किसान के पास इतना समय राजनीति करने का कहां है कि भाई वो टोपी लगा के चल देंगे। दुष्यंत नागर जी, आपको जानकारी है ये लोग पैसे देके आए थे? नहीं, देखिए बिल्कुल मेरे को जानकारी आज तक कोई ऐसी नहीं है, कोई पैसे नहीं देता। सब लोग अपना डीजल डाल के अपने ट्रैक्टर्स में, अपनी गाड़ियों में जाते हैं। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आपने प्रस्तावना में भी कार्यक्रम के में कहा था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा जीत गई, सारा जो रिजेक्ट जितनी भी आपत्तियां थी। साहब, भाजपा नहीं जीतती अगर मोदी जी तीनों कानूनों को वापस नहीं लेते। आप ये भी समझिए, किसान को कहीं ना कहीं भाजपा ने संतुष्ट किया, उसके बाद चुनाव में गई तो वो सरकार बनी। और आज भी मैं आपको कहना चाहता हूं, हर आदमी बिका हुआ नहीं है, हर आदमी विदेश से चंदा नहीं लेता, गरीब किसान भी वहां जाता है। अच्छा ठीक है, दुष्यंत भाई आप कह रहे हैं हर आदमी बिका हुआ नहीं है, हर आदमी विदेश से चंदा नहीं लेता, कुछ लोग बिके हुए हैं, कुछ लोग ले रहे हैं, ये मान रहे हैं? नहीं, अगर देखिए यहां इतने बड़े व्यक्ति कह रहे हैं, जगत चौधरी साहब कह रहे हैं, तो हो सकता है इनके पास कोई सबूत हो, किसी ने विदेश से पैसा लिया। देखिए दुष्यंत भाई, आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपसे झूठ जो है वो मुंह से बहुत ज्यादा नहीं निकलता सरकार को छोड़कर। मैं बोलता नहीं भाई साहब झूठ, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं बिल्कुल नहीं बोलता। नहीं, ये जो आपने बहुत ईमानदारी से स्वीकार कर लिया कि जगत जी कह रहे हैं तो कुछ तो बात होगी, कुछ विदेशी फंड चंदा आ रहा है और लोग पैसा लेके ये सब कर रहे हैं, ये अच्छी बात है आपने स्वीकार किया। इनके पास हो सकता है रिकॉर्ड, इनके पास रिकॉर्ड हो सकता है भाई समाज के
इतने बड़े व्यक्ति जगत जी देखिए आपका कितना सम्मान है। आपने कहा कि विदेश से पैसा आ रहा है तो दुष्यंत जी ने भी मान लिया पैसा आ रहा है, लोग लेके कर रहे हैं। ये देखो सुनो, भारतीय सेना में इन्होंने अपनी सेवाएं दी है। पहले के झूठे नहीं है। देखो सुनो, हमारे नागर साहब बहुत सीनियर मोस्ट हैं, और जो यहां पे उसका जो यहां पे आंदोलन किसानों का चला था, तो ये इन्होंने आंदोलन में हिस्सा लिया था। नागर साहब ने बहुत बड़ा नोएडा के अंदर चला था आंदोलन। लेकिन जो रिपोर्ट आ रही थी टीवी चैनल्स में भी आई थी डिबेट के उस समय, जब पहले आंदोलन चल रहा था, कि वहां से कनाडा से पैसा आया है और उनके पास पैसा आया। मैं थोड़ी बोल रहा हूं, ये तो टीवी चैनल ही बोलते रहे थे उस दिनों में, और प्रूफ भी आए थे। अब इनके पास इतने पैसे आते हैं। अभी उसने योगेंद्र यादव ने, मैंने थोड़ी कहा कि तुम कह दो, योगेंद्र यादव ने कह दिया हमने पॉलिटिकली, हमारा ये था भाई, हम इस चीज को जो है हम चुनाव में इसके अपोजिशन करने के लिए हमने आंदोलन चलाया है। योगेंद्र यादव बोल रहा है। तो ये लोग तो बगैर पैसे के, तो बिना रिसोर्सेज के कौन आएगा? डीजल भी आजकल 70 रुपए लीटर है, आपको पता सिन्हा साहब। कौन किसान ले आएगा? ये गरीब किसान तो बेचारा कैसे कैसे अपना पेट पाला। गरीब ज्यादा, ये जितने प्रोफेशनल लोग आते हैं, मैं तो बुरा नहीं मानता इस बात का टीवी में बोलने में। ठीक है, पुष्पेंद्र चौधरी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, उस दिन में मैंने कहा था कि भाई इनको फौरन से एड आ रही है। देखिए मैं केवल इतना कहना चाहता हूं जगत सिंह जी, देखिए हमें भी लंबा तजुर्बा है। कोई किसी को फूटी कौड़ी कहीं से नहीं मिलती है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। ये ऐसे ही एलिगेशन है कि जैसे उसने लूट लिया, उस पूंजीपति ने ये कर दिया, ये एलिगेशन है। दूसरा, जो कनाडा वाली बात आपने कही, कुछ लोग ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने यहाँ पर कैंप लगाए। एक मिनट मेरी बात प्लीज सर। अरे सुनिए तो, वो कह रहे हैं 1 मिनट सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए, वो बहुत रिक्वेस्ट है। बोलिए। मुझे मालूम है टीवी एक ही सेकंड की, मैं भी एक ही सेकंड की बात कहूंगा। सुशांत जी को पता है कि टीवी का इतना रैली निकली थी, इतनी जबरदस्त, इसमें ट्रैक्टरों की, जैसे कि यहाँ रेसिंग वो हो, और ट्रैक्टर लाल किले पे भी आए थे, सबको मालूम है। लेकिन इसमें अलग से कुछ नहीं कहना कि बगैर पैसे के कैसे सब कुछ हो जाता है। हाँ, यही मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए ऐसा है कि ज़्यादातर किसान आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं, और कुछ लोग जो ऐसे होते हैं कि वो डीजल किसी न किसी के उसमें ट्रैक्टर में डलवा दिया, किसी ने उसको अनाज का, राशन का इंतजाम करा दिया, किसी ने दवाइयों का इंतजाम करा दिया। तो इस तरीके से समाज के कंट्रीब्यूशन से ये सारी चीजें चलती हैं। पुष्पेंद्र जी, आप ये कहें कि हर आंदोलन में किस तरीके से हो गया, पुष्पेंद्र जी मुझे एक बात बताइए। पुष्पेंद्र जी हो गया भाई, पुष्पेंद्र जी देखिए, मैं तो नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मेरे पास कोई डायरेक्ट सबूत तो नहीं कि इधर से पैसा आया उधर पैसा गया, मैं नहीं बोल सकता। लेकिन एक प्रश्न ये है कि जिस देश में किसान जो है वो अपना EMI न चुकाए तो आत्महत्या कर लेता है, तब कोई जो है समाज का इधर से उधर एक EMI चुकाने नहीं आता। वो यहां पर अपना पॉलिटिकल एजेंडा चलाने के लिए डीजल भी भरवा रहा है और नए नए ट्रैक्टर भी दे रहा है और यहां महीनों बैठाकर राशन भी दे रहा है। ये लोगों को हजम नहीं होता। नहीं, उसमें पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था, उसमें कानूनों को वापसी लेने की बात थी। और जब रोष होता है समाज में, ये जितने भी गुरुद्वारे चल रहे हैं, ये कहाँ से चल रहे हैं? आप कितने 1 लाख आदमी भेज दीजिए यहाँ पर गुरुमंदिर साहिब में, जो अमृतसर में, यहाँ शीशगंज गुरुद्वारे में भेज दीजिए, सबको राशन मिल जाएगा। तो ये समाज कंट्रीब्यूट करता है, ऐसा नहीं है वो किसी एक के आदमी की जेब से नहीं जाता। और उनके ऊपर अब आप आरोप लगाते हैं फला विदेशी फंडिंग हो गई, ये हो गई वो गई। विदेश में भी मान लीजिए कोई किसी का भाई बंधु है, तो हो सकता है उसने कुछ कंट्रीब्यूट व्यक्तिगत रूप से कर दिया होगा। ठीक है भाई, देखिए जो भी हुआ हो सर, चलिए उसमें नहीं जाते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सरकार अगर एक कमेटी बनाती है, उसमें लोग हैं, तो SKM को भी ये समझना चाहिए कि कोरोना के संकट काल के बाद देश अगर निकल रहा है तो कुछ प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव करें। सड़क जाम करके अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा के किसान का भी नुकसान होना है, देश का भी होना है, और देश का होगा तो हम सबका होना है। तो कमेटी में जाइए, चर्चा कीजिए, कुछ गलत लगे आइए बोलिए, हम ही लोग दिखाएंगे। किसानों को तो पूरा टेलीविजन पर मौका मिला है, ऐसा नहीं है कि कोई हमने समय कम दिया है। आज भी देखिए चर्चा हो रही है, तो लगातार मौका मिला है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। राष्ट्रवाद में एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, जल्द लौट।